हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। आई एम सूरज। तो मैं आज आपके लिए क्लास 11th के टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट्स को लेकर के आया हूं। तो चलिए बहुत ही जोश और एनर्जी के साथ में इस चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे और आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो इस वीडियो में अच्छे से देखना, तो आप पाओगे कि आपको बहुत कुछ मिल गया। कुछ आज पढ़ेंगे, इसका पार्ट मोस्टली आज ही पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके। और अगर आप वीडियो देखते हो तो इस वीडियो को क्या करके देख के ना जाएं, सिर्फ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेजो। ठीक है, तो जोश और एनर्जी को बरकरार रखिए और शुरुआत करते हैं अपन इस चैप्टर की। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जैसा कि आप जानते हो, चैप्टर का नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखो, मेजरमेंट का यूज क्यों हुआ? तो तुम ना किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते कि एक्चुअल इसकी लेंथ कितनी है, एक्चुअल इसका क्या कहते हैं, कितना वेट है इसका। आप क्या कर पाओगे? आप थोड़ा अनुमान सा लगा सकते हो। जैसे अगर मैं इसी की बात कहूं कि इस बोर्ड की यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, कोई कहेगा सर 60 इंच होगी, कोई कहेगा क्या कहते हैं 50 इंच होगी, कोई कहेगा 70 इंच होगी। लेकिन एक्चुअल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मेजरमेंट ही करना पड़ेगा ना। तो मेजरमेंट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए भाई? मेजरमेंट करने के तरीके चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, मान लो मैंने इसी पेन को टच किया और धूप में रखी हुई है, तो मेरे को पता करना है कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो मैं अनुमान से बता पाऊंगा कि गर्म है कि ठंडी है। लेकिन आप ये बोलो कि इसका एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, तो वो पता करने के लिए तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेजर ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए, और यूनिट्स क्या है, उनको डिफाइन करती हैं। ऐसे जो भी मेजर किया हुआ है ना, उसको डिफाइन करने का काम यूनिट्स का है। जैसे मैंने कहा 5 मीटर लिख दिया मैंने, और 50 किलोग्राम लिख दिया, और 50 फिर मीटर लिख दिया। अब देखो ये किलोग्राम और मीटर क्या डिफाइन कर रहा है कि ये भाई आपने मास को मेजर किया हुआ है जो कि 50 किलोग्राम आपके पास में आया, और ये आपने किसको मेजर किया? मीटर को। मीटर मेजर किया मतलब ये आपके पास में कैसे होगी, एक तरीके की डिस्टेंस होगी। आप समझ पा रहे हो बातों को? तो यूनिट और मेजरमेंट्स की ये कहानी होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करते हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। तो आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हो कि जिस किसी को भी मेजर किया जा सकता है, उस बात को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजर किसको करते हो? हर चीज को मेजर कर सकते हो। जिस चीज को आप मेजर कर पाओगे इस दुनिया में, इस संसार में, उस बात को आप लोग क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। ऐसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख दिए। फोर्स, मास, एक्सेलरेशन को। फोर्स को हम लोग न्यूटन यूनिट होती है, मतलब कितना फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पर, ये पता कर पाओगे। मास मतलब कितना उसका मास है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितनी वेलोसिटी उसमें चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब वो मूव कर रहा है। तो उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटी को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में बांट दिया। एक आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक आपके पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हो? फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्हें कहा जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होती। उस बात को आप लोग क्या बोलते हो? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हो। और ड्राइव क्वांटिटीज किसे बोलते हो? ऐसी क्वांटिटीज जो कि किसी से मिलकर के बनी हो, किसी पर डिपेंड हो। जैसे मैं यहीं कहूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आप उसे कहोगे जो कि अपने आप में कैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज उसे कहोगे जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी होती हैं। बात समझ पा रहे हो? जो कि किससे मिलकर के बनी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनी होती है। उन बात को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। क्योंकि सर ये क्या बोल दिया आपने, फंडामेंटल ड्राइव? क्योंकि देखो आगे देखो किस तरीके से आप लोग चीजों को समझोगे। तो जब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो हमने जाना कि तुम्हारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट होती है। अब आपके पास में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उनकी संख्या हम लोगों ने ऐसा ही सिस्टम में रखी हुई है, उनकी संख्या 7 होती है, और उन्हीं से मिलकर के सारी ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक क्या पता करना पड़ेगा? एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है जिसको पता करना पड़ेगा। तो पहले के जमाने में ये 3 सिस्टमों को हम लोग मानते थे। मोस्टली मास को और क्या कहते हैं, वो लेंथ को, और आपके पास में मास को और टाइम को ही मेजर करते थे। तो एक सबसे पहला सिस्टम आता है आपके पास में क्या? एम के सिस्टम आता है। एम के सिस्टम किसे कहते हो? जिसमें लेंथ को आप किस में मेजर करते हो? लेंथ को आप लोग मीटर में, और मास को आप लोग किस में मेजर करते हो? किलोग्राम में, और टाइम को आप लोग किस में मेजर करते हो? सेकंड में। ऐसे सिस्टम को आप लोग कौन सा सिस्टम बोलते हो? ऐसे सिस्टम को आप लोग सर एम के सिस्टम बोलते हो। कौन सा सिस्टम बोलते हो? ऐसे सिस्टम को आप लोग एम के सिस्टम बोलते हो। वहीं अगर एफपीएस सिस्टम पे आ जाओ तो एफपीएस सिस्टम में क्या देखोगे आप कि जो लेंथ होती है उसको आप लोग किस में मेजर करते हो? फुट में। लेंथ को किस में मेजर करोगे? फुट में। और मास को पाउंड में। और वहीं आगे टाइम को आप किस में मेजर करोगे? सेकंड में। टाइम को आप किस में मेजर करोगे सर? सेकंड में। आप किसको मेजर करोगे? टाइम को मेजर करोगे। तो इस बात को आप लोग क्या बोलोगे कि ये इस तरीके से होगा। अब आती है आपके पास में कौन सा सिस्टम? सीजे सिस्टम। और लास्ट आता है आपके पास में ऐसा सिस्टम। सीजे सिस्टम में क्या करोगे? लेंथ को किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर में, इसको ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। समझ पा रहे हो बात को? इस तरीके से कन्वर्ट, जैसे आप लिखते हो ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जो मीटर होता है वो ऐसा यूनिट्स में होता है, और जो सेंटीमीटर होता है वो आपके पास में किस में होता है? सीजे सिस्टम होता है। जैसे लिखते हो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम किस में हो गया? ऐसा यूनिट्स में हो गया। यहाँ से तो एमकेएस में भी कह सकते हो। और जो आपके पास में 1000 ग्राम होता है वो किस में होता है? सीजे सिस्टम में होता है। इस तरीके से लिखते हो। और लास्ट आपके पास में आता है क्या? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या? पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होती है।
अब इस एसआई सिस्टम को हम लोगों ने कितने यूनिट्स में, जैसे ये तो 3 है, लेकिन एसआई सिस्टम को आप लोगों ने किसमें 7 क्वांटिटीज में क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब ये जो 7 क्वांटिटीज में आपने इनको डिफाइन किया हुआ है, वहां ये कहोगे कि ये जो आपके पास में 7 क्वांटिटीज आती हैं, इन्हीं को हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हो। अब इन्हीं से जो क्वांटिटीज मिलकर के बनेंगी, उसी बात को आप लोग क्या बोल दोगे, ड्राइव क्वांटिटीज बोल दोगे। 2 आपके पास में रह गई, तो इनको हम लोगों ने एक्स्ट्रा मान लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंगल और सॉलिड एंगल। तो देखिए जरा कैसे, तो मेरे पास यहां से निकल करके आती है आपके पास में 7 क्वांटिटीज हैं। मास का क्या यूनिट होता है, किलोग्राम, और उसको सिंबल क्या होता है, केजी। लेंथ का होता है मीटर, उसका सिंबल स्मॉल एम। टाइम का सेकंड, सिंबल से एस। करंट का एम्पियर और कैपिटल ए, करंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल ए से। और टेम्परेचर आपके पास में केल्विन, कैपिटल के। एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, कैंडेला, मोल, सीडी और मोल। 2 आपके पास में जो रह गई थी उनको हम लोगों ने फिर ऐड कर लिया। एक होता है आपके पास में एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, और एक होता है आपके पास में सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। बात समझ पा रहे हो आप लोग, एक आपके पास में होता है एंगल और एक होता है आपके पास में सॉलिड एंगल। तो क्या समझ पाए यहाँ से कि ऐसा सिस्टम में हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखा, जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके पास में कौन कौन सी आती हैं। एक आता है आपके पास मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, करंट आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज आते हैं। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपके पास में क्या आता है, एक आपके पास में एंगल आता है और एक आपके पास में क्या आता है, सॉलिड एंगल आता है। आपको बकायदा ये सारी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अभी जब आगे जाकर के डायमेंशन पढ़ोगे तब इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जब भी कहीं आपके पास में क्या दिया, मीटर दिया होगा, उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करोगे, सेकंड दिया होगा तो एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से। तो बिल्कुल मौखिक होनी चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें क्या है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, लेंथ है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज है और करंट है। और 2 आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई, एंगल और सॉलिड एंगल हो गया। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। तो चलिए इसके साथ में आगे देखिए। अब हाँ, चलो हम यही बता देते हैं कि जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई और इन्हीं से मिलकर के जो क्वांटिटीज बनेंगी, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इनसे मिलकर के जो बनेंगी उस बात को क्या बोलोगे आप लोग, ड्राइव क्वांटिटीज बोलोगे। जैसे मैं अगर यहाँ छोटा सा एग्जांपल हूँ, आप जानते हो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है सर, ये होता है, हाँ सर होता है। लेंथ को किसमें मेजर करते हो, लेंथ को मेजर करते हो मीटर में, लेंथ को किसमें मेजर करते हो, मीटर में। और ब्रेड्थ को भी तो किसमें मेजर करते हो, मीटर में ही तो मेजर करते हो। एक तरीके से डिस्टेंस ही तो है, तो मीटर में मेजर करते हो। और मीटर क्या होती है, एक तरीके से ऐसा यूनिट्स में आता है, ये देखो मीटर आ रहा है, तो ये इसको कौन सी क्वांटिटी बोलोगे आप लोग, ड्राइव क्वांटिटीज बोलोगे। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम आपके पास में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। ये भी मीटर होता है, ये भी मीटर होता है और ये भी मीटर होता है। तीनों को क्या लिख दोगे, मीटर क्यों लिख दोगे। तो ये आपके पास में किस पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा यूनिट, ऐसा ही वो क्या कहते हैं, ऐसा ही सिस्टम पर, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो ये भी तुम्हारे पास में क्या होगी, एक ड्राइव क्वांटिटीज हो गई। समझ पा रहे हो बात को, ये भी तुम्हारे पास में क्या होगी, एक ड्राइव क्वांटिटी। अगर मैं डेंसिटी ले लूँ तो डेंसिटी आपके पास में क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है सर, होता है क्या। तो ये भी मास, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसा ही सिस्टम आ रहा है, और वॉल्यूम तो है ही पहले से ड्राइव। तो इस तरीके से आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, चलिए अब आपके पास में आता है फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो सिंपल सी बेसिक सी बात है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनकी जो यूनिट्स होगी उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, और जो ड्राइव क्वांटिटीज थी उनकी जो यूनिट्स होगी उस बात को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव। उनकी जो यूनिट्स होगी जो मिलकर के बनी होंगी किसी से, उनको हम लोग क्या बोलोगे, ड्राइव यूनिट्स बोलोगे। तो जैसे फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूं, वही आपके पास में कैसी रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी, और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। वहीं आप किसकी बात करोगे, ड्राइव यूनिट्स की बात करोगे, तो इनको हम लोग किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स की। जैसे अभी आपने क्या बोला था, एरिया, एरिया का क्या यूनिट था, मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है उसको किसमें एक्सप्रेस किया है, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस किया है। जैसे मैंने बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, किसमें एक्सप्रेस किया है, फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस। जैसे मैंने बोला डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किसमें एक्सप्रेस किया है, आपके पास में ड्राइव यूनिट में। जैसे मैं बोलूंगा स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक तरीके से क्या है, मीटर में मेजर की जाती है, लेंथ है, एक तरीके से इसमें मेजर की लेंथ है, मीटर में मेजर की जाएगी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कुछ भी ले लूं मैं, मतलब इन 7 को छोड़कर के जो भी यूनिट्स आप लोग देख पा रहे होंगे, उस बात को हम लोग क्या बोलते हो आपके पास में, ड्राइव यूनिट्स। जैसे मेरे पास एक और फॉर्मूला है, चार्ज बराबर, आप लोग जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। क्या होता है सर, करंट इंटू टाइम। तो करंट क्या होता है, करंट होता है एम्पियर, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, करंट क्या होता है एम्पियर, और टाइम क्या होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड क्या हो गई, ड्राइव क्वांटिटीज हो गई, और इसकी यूनिट्स को हम लोगों ने किसमें, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये आपके पास में कौन सी, ड्राइव यूनिट्स। समझ पा रहे हो, इनकी ये याद रखना कि उसको फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में क्या किया था, एक्सप्रेस किया था, और इनकी संख्या अनलिमिटेड है। ओके, चलिए आगे देखिए, इनकी संख्या कैसी, अनलिमिटेड। अब बेटा आपको ना कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि, जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि ये आपके पास में कुछ क्या है, वैल्यूज है जो कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं। ठीक है, मतलब हायर प्रीफिक्सेस हैं, हायर प्रीफिक्स। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी भी नंबर के आगे से लिख दिया 2 माइक्रो, तो इस माइक्रो का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने किसी भी नंबर के आगे लिख दिया 2 गीगा, कैसे लिख दिया 2 गीगा, और इस गीगा का मतलब क्या होगा, एक मैंने लिख दिया 1 डेसी, या मैंने लिख दिया 2 सेंटी,
तो इनका मतलब क्या होता है, तो इनका जो मतलब होता है वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग करते हैं, आप लोग को भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और पढ़ाई सच में ही करनी पड़ती है। ओके, इस बात को ध्यान रखो। तो डेका का मतलब होता है 10 टू दी पावर 1, हेक्टो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 2, किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3, मेगा मतलब मिलियंस बोलते हैं ना, उसका ऊपर मतलब होता है 10 टू दी पावर 6, गीगा होता है 10 टू दी पावर 9, टेरा 10 टू दी पावर 12, पेटा 10 टू दी पावर 15, एक्सा 10 टू दी पावर 18, जेटा 10 टू दी पावर 21 और योटा 10 टू दी पावर 24 होता है तुम्हारे पास में। अब जैसे मैंने बोला कि किसी ने बच्चे ने लिख दिया कि इसमें से मोस्टली कौन कौन से याद रखना, 1 2 3 4 और ये 5, ये तो आपको होने ही चाहिए याद। गीगा 10 टू दी पावर 9, टेरा 10 टू दी पावर 12। ओके, जैसे अगर न्यूमेरिकल्स करते हो तो वहां इस तरीके से आ जाता है 2 नैनो, तो 2 नैनो मान लो चार्ज की वैल्यू दी है 2 नैनो कूलम दी हुई है, तो इसको नैनो को किसमें कन्वर्ट कर लेते हो, 10 टू दी पावर 9 में कन्वर्ट कर लेते हो। न्यूमेरिकल करते हो तब भी सॉल्व हो ही जाता है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर लोअर प्रीफिक्सेस पे। तो डेसी होता है 10 टू दी पावर -1, सेंटी 10 टू दी पावर -2, मिली 10 टू दी पावर -3, माइक्रो जिसके हम लोग अभी साइन की बात कर रहे थे 10 टू दी पावर -6, नैनो आपके पास में 10 टू दी पावर -9 होता है, पिको 10 टू दी पावर -12 होता है, फेमटो 10 टू दी पावर -15 होता है। और ये आप लोग चार्ट बना लेना, इसमें से मोस्ट कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6 और इसी है 7। इसको फर्मी भी बोलते हैं, एक फर्मी भी होता है 10 टू दी पावर -15, और एक आपके पास में एक होता है एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू दी पावर -10। ये भी वैल्यूज आप क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रीफिक्सेस क्या हो जानी चाहिए, जो मोस्ट है वो भी तो याद होनी चाहिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको और फेमटो। ओके, समझ पा रहे होगे आप लोग बातों को। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। आगे आपके पास में जैसे हमने कहा फोर्स की यूनिट होती है, तो उनकी कुछ स्पेसिफिक स्पेशल नेम पर यूनिट्स होती हैं। स्पेसिफिक स्पेशल नेम पर क्या होती है, तुम्हारे पास में यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स किन किन की होती हैं, जैसे अगर हम कहें फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट साइंटिस्ट न्यूटन के नाम पर हो गई। वर्क और एनर्जी की क्या होगी, जूल होगी। पावर की क्या होगी, वॉट होगी। प्रेशर और स्ट्रेस की पास्कल देखने को मिलेगी। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। चार्ज की कूलम, पोटेंशियल की वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओम, और साइन भी दिए हुए हैं इनके। ठीक है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस की फेराड, कंडक्टिविटी की सीमेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, इंडक्टेंस की हेनरी और इसकी वेक्टरल। ये स्पेसिफिक नेम पर आपके पास में क्या हो जाती है, यूनिट्स हो जाती है। तो आपको देखो यहाँ इसको ऐसा यूनिट्स में भी ड्राइव कर रखा है, ऐसा यूनिट, लेकिन अब इनमें ना लिखते हुए डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका ना लिखते हुए क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस बात को आप लोग इस तरीके से समझना, समझ पा रहे हो आप लोग चीज़ों को। तो ये आपके पास में क्या होता है, यूनिट से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पास में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी जब आप किन्हीं भी चीज़ों का मेजरमेंट करते हो और उसका मेजरमेंट करते समय आप उसकी बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू को पता करना चाहते हो, तो उन बातों को हम लोग किस तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी द नंबर ऑफ डिजिट्स नोन एक्यूरेटली इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। उस क्वांटिटी का एक्यूरेट मेजरमेंट करने के कोई हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। अब हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो किस तरीके से करोगे, जैसे देखो पोजीशन ऑफ डेसिमल, यानी अगर मैं पोजीशन ऑफ डेसिमल का क्या पड़ता है, इस पर अफेक्ट भी पड़ता है, नहीं भी पड़ता। जैसे मैं कहूं आपके पास में, मैंने यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया 231, 2.31 और 2.302, इस तरीके से ले लिया। अब आप देखोगे इसमें कितनी डेट्स हैं, 1 2 3, इसमें कितनी है 1 2 3, 1 2 3 4, तो कितनी आ रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने बोलोगे आप लोग, सर बोलोगे 4 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलोगे, सर 1 2 3 3 है, और इसमें कितने आपके पास में 3 है। यानी पोजीशन ऑफ डेसिमल की भी हम लोग बात करते हैं, अगर नहीं भी है पोजीशन ऑफ डेसिमल तब भी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट हो जाएंगी, और दिया है तब भी डेसिमल के साथ में आपके पास में क्या हो जाएंगी, काउंट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो बात को। तो अगर मैं यहाँ पर आपके पास में कोई भी नंबर लिख दूँ 45.28, तो मैं बोलूँ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो पोजीशन ऑफ डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारे काउंट करो 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट निकल करके आए 4। अगर मैं इस तरीके से लूँ 2 3 6 7 2 3 7 8, तब भी आप क्या बोलोगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बात समझ पा रहे हो, इतनी सी बात आपके दिमाग में क्या हो रही जा रही होगी, पहला पॉइंट के लिए। ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो फिगर्स, यानी आपके पास में जीरो फिगर जिसमें जीरो इन्वॉल्व होगा, नॉन जीरो क्या होगा, जो 1 से लेकर के 9 तक होगा। तो जितने भी जीरो आते हैं किसमें, 2 नॉन जीरो फिगर के बीच में, उन सबको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास में ये नंबर लिखा है 2.0005, ठीक है, या मैं यहाँ पर लिख दूँ 20005, तो इसमें क्या रहा है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में इतने भी जीरोज आते हैं, वो आपके पास में क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो यहाँ पर से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल करके आएंगे, यहाँ से आपके पास में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल करके आएंगे, और यहाँ से भी आपके पास में कितने फिगर्स निकल करके आएंगे, 5 फिगर्स निकल करके आएंगे। तो ये पहला पॉइंट, यानी पोजीशन और डेसिमल से कुछ इफेक्ट नहीं होता, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरोस नंबर के बीच में आपके पास में ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने को मिलती है। ओके, आगे देखते हो आपके पास में कि राइट साइड में ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो फिगर आर इनसिग्निफिकेंट। किस तरीके से, जैसे हमने ये कहा तुम्हारे पास में ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो फिगर आर इनसिग्निफिकेंट। जैसे हमने कहा कि राइट साइड में तुम्हारे पास में इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा हुआ है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व नहीं है। देखो यहाँ पे तो नॉन जीरो फिगर था ना जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मैंने कहा 25 12 या मैं लिख दूँ ऐसे 5000। तो बेटा आप देखोगे इसमें राइट साइड में क्या है, जीरोज आ रहे हैं ना, जीरोस फिगर आ रहे हैं ना।
इन राइट साइड में जो जीरो फिगर आते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं, इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे ना वो वैल्यूज तुम्हारे पास में उतनी ही एक्यूरेट होगी, यानी उसका मेजरमेंट तुम्हारे पास में क्या होगा, उतना ही एक्यूरेट देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो आपके पास में कितनी प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज, यानी पहली क्या है, पोजीशन ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके पास में 231 भी सिंपल लिखा हो, 2.31 भी लिखा हुआ है, तब भी इनमें हम लोग टोटल काउंट करेंगे। दूसरा आता है कि जो भी नॉन जीरो, जो डेसिमल के साथ में आ रहे हैं, जो भी नॉन जीरोस फिगर हैं, उनके बीच में जितने भी जीरोस होंगी उन सबको हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे। आपके पास में कोई भी एक नंबर है, उसमें लास्ट में नॉन जीरो फिगर के बाद में जितने भी जीरोस दिए होंगे उन सबको क्या माना जाएगा, इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। मतलब इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट है और इसमें तुम्हारे पास में क्या, 1 है। और लास्ट आपके पास में क्या है, ऑल जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो फिगर आर इनसिग्निफिकेंट। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने आपके पास में एक नंबर इस तरीके से लिख दिया 0.0032 इस तरीके से लिख दिया, तो इस नॉन जीरो से पहले, डेसिमल के बाद में इस नॉन जीरो से पहले जितने भी फिगर्स दिए होंगे, जितने भी डिजिट दिए, उन सबको क्या मानोगे आप, इनसिग्निफिकेंट बोलोगे। मतलब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2। अगर मैं यहाँ पर 0.0056 भी लिख दूं तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी आपके पास में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। समझ पा रहे हो? इसमें देखो, ये 0 से 1 से छोटा है, ये इस वजह से इसको इन्वॉल्व नहीं किया। यहाँ तो देखो 1 से बड़ा था ना, तो 2.005 था, तो यहाँ तो काउंट कर लिया, लेकिन इसमें नहीं काउंट करोगे। डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद मतलब 1 से छोटा है, वो वैल्यू तुम्हारे पास में कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, तब आप क्या करोगे, इससे पहले कि इसको काउंट नहीं करोगे। और जो भी नॉन जीरो फिगर होगा उससे पहले के इनको डिजिट्स को आप लोग क्या नहीं करोगे सर, काउंट नहीं करोगे, काउंट नहीं करोगे। ये तुम्हारे पास में क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है। एक बार और रिकॉल करा देते हैं। पोजीशन ऑफ डेसिमल क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास में उसका पोजीशन ऑफ डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और डिजिट्स है तो काउंट होंगे। 2 नॉन जीरो फिगर्स के बीच में जितने भी जीरोज होंगे तुम्हारे पास में वो भी काउंट होंगे। अगर किसी नॉन जीरो फिगर के बाद में जितनी भी जीरोज हो उनको हम लोग क्या बोलोगे, इनसिग्निफिकेंट बोलोगे। और आपके पास में लेफ्ट साइड में जितने भी नॉन जीरो फिगर के पहले जीरो होंगे उन सबको क्या मान लिया जाएगा, डेसिमल के बाद में इनसिग्निफिकेंट मान लिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को? इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर क्लियर नहीं हो रही होगी तो वीडियो को बैक करके देख लिया करो। चलो अब हम बात करते हैं कि इनमें आपके पास में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले वाली की बात आती है, कॉन्सेप्ट नंबर, ये लास्ट वाला प्रॉपर्टीज थी, तो ये दोनों जीरोस क्या नहीं होंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगी। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। अब ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, सब इन्वॉल्व होंगे। यानी इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। ओके, इसमें ये वाला क्या नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। क्योंकि क्यों काउंट नहीं होगा कि राइट साइड में जितने भी जीरोस होते हैं नॉन जीरो फिगर के, नॉन जीरो डिजिट के बाद में, उन सबको क्या मानते हैं हम लोग, इनसिग्निफिकेंट। यानी यहाँ पर कितनी देखने को मिलेंगे, 2। नॉन जीरो फिगर के आगे जितने भी जीरोस होंगे उन सबको हम लोग किसमें काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, यानी 1 2 3 4 5। ओके सर, इसमें भी सारे जीरो, ये भी इवन ये भी काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 तुम्हारे पास में, इसमें कितने हो गए, तुम्हारे पास में 6 देखने को मिलेंगे। अगर डेसिमल है ना, जैसे मैं ये कहूं कि 3.00 लिखा हुआ है और 3000 लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और इसमें डेसिमल इन्वॉल्व है तो ये भी काउंट होंगे। बस डेसिमल होना चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रोल क्या है कि डेसिमल, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, इसीलिए इसमें 2 माना और इसमें हमने डेसिमल के बाद में ये जो जीरो भी था उसको भी काउंट कर लिया। ओके ठीक है, आगे देखो, ये भी एक क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास में मान लो जैसे 367.704 लिखा हुआ है और ये डिजिट लिखा हो, और हमने यहाँ पर इसको पहले ही बोल दिया कि आप इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखिए। मतलब जब ये जो 1 2 3 4 5 6 दे रहे हैं ना, 6 दे रहा है ना आपको, आप बोल रहे हो कि इसको सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर लिखिए, और इसको आप लोग 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखिए, और इसको आप 3 में, और इसको भी आप लोग 3 में लिखिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं जब भी किसी डिजिट को कैसे में लिख रहा हूँ, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिख रहा हूँ, तो मैं उसका क्या देखूंगा, लास्ट वाला डिजिट देखूंगा। क्या देखूंगा, लास्ट डिजिट देखूंगा। और उस लास्ट डिजिट को देखने पर अगर उसके बाद वाला डिजिट कैसा है, 5 से छोटा है, ऐसे मैंने कहा इसको मेरे को किस में लिखना है, 4 में लिखना है, 1 2 3 4 डिजिट्स में लिखना है, तो मैं सबसे पहले इस लास्ट वाले डिजिट को देखूंगा, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद वाला डिजिट को। अगर वो 5 से छोटा है तो मैं उसको एज इट इज ऐसे लिख दूंगा, इन चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स को। 5 से कैसा है, छोटा है, तो मैं उसको बिना अनचेंज किए हुए, यानी कुछ भी उसमें चेंज किए हुए बिना, उसको ऐसे ही लिख दूंगा। अगर वो 5 से बड़ा है तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा, यानी एक उसमें क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? पहले एक बात, जैसे हमने कहा किसी भी नंबर को आप लोग 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखिए, क्योंकि यहाँ से लिख देंगे। जब आप उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखने जाओगे तो 4 के बाद में जो भी डिजिट दिया होगा उसको आप लोग देखोगे कि अगर वो 5 से छोटा है तो आप उसको एज इट इज ऐसे ही लिख दोगे, और अगर वो 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, उसमें +1 करके लिख दोगे। और बेटा अगर वो 5 ही दे दिया तो क्या करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर 0 के प्लेस पर क्या दे देता, 5 दे देता आपको, तो बेटा आप क्या करोगे, ऑड इवन चेक करोगे। क्या चेक करोगे, ऑड इवन चेक करोगे। अगर यहाँ पर 5 देता तो अगर यहाँ पर ऑड होता तो आप लोग +1 कर देते, और इवन होता तो एज इट इज लिख देते, मतलब सेम लिख देते, वही, कोई भी चेंज नहीं करते। समझ गए बात को? कोई भी चेंज नहीं करते। क्वेश्चन करके देखोगे उससे सॉल्व होगा। तो इसको किस में लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है। तो सबसे पहले लिखो, तो क्या लिखा, 367.7। बोला कैसे लिख दिया सर, इस 7 के बाद में हमने इस डिजिट को देखा 0 को, और 0 कितना है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो इसको क्या लिख दोगे, अनचेंज लिख दोगे। समझ पा रहे हो बात को? नोगी ठीक है सर इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है, लिखेंगे सर 5। हाँ, पहले क्या चेक करोगे कि इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स के में लिखने के बाद में जो 5 है
5 से छोटा है कि बड़ा है कि 5 है, तो आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे तो कैसा है 5 ही है, तो 5 है तो 5 से पहले का डिजिट देखो इवन है कि ऑड है, क्या है बेटा इवन है, तो इवन है मैं तो एज इट इज लिख देते हैं सेम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? 2 इसको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है 3 में, तो सबसे पहले 3 के बाद में देखा यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 से पहले देखा तो ये क्या हो रहा है ऑड है इवन, ऑड है तो क्या कर दोगे +1 कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। ओके चलो इसको देखो, इसको कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट में करना है 3 में, तो आप देख पा रहे हो ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट है ही नहीं तुम्हारे पास में, ये तो इनसिग्निफिकेंट है। अब इसको किस में लिख देना 3 में, यानी 1 2 3 आएंगे डिजिट्स, 3 के बाद वाला क्या है 6 है, 3 के बाद वाला क्या है तुम्हारे पास में 6 है, तो 6 को देख करके 3 किस में हो जाएगा 4 में हो जाएगा। ये तुम्हारे पास में क्या कहलाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो कि 5 और लास्ट डिजिट्स और अनचेंज्ड और ऑड और इवन पर बेस्ड थे। तो अगर आपके पास में जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स बतानी है उसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो +1 करके लिख दोगे, 5 से छोटा है तो अनचेंज यानी सेम लिखोगे, और अगर 5 ही आ गया तो उससे पहले का ऑड या इवन लिखोगे, और ऑड है तो +1 कर दोगे, और इवन है तो वही का वही लिखा रहने दोगे। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ओके चलो आगे देखो, और अगर नहीं समझ में आता तो पीछे की वीडियोस देख लिया करो, पीछे बैक करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। चलो आगे बात आती है कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होगी। तो जैसे मैं कहूँ कि आप लोग अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ के आए, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस होती है उन पर जो भी पावर रेस्ट कर दोगे वही तुम्हारे पास में क्या कहलाती है डायमेंशंस कहलाती है, वही तुम्हारे पास में क्या कहलाती हैं डायमेंशंस कहलाती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। ओके ठीक सर, यानी जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी तुम्हारे पास में डायमेंशंस होगी उस डायमेंशंस पर आप जो भी पावर रेस्ट करके लिख दोगे उसी बात को क्या कहोगे आप लोग डायमेंशंस बोलोगे। जैसे मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, मास है, मास का क्या हो ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम का डायमेंशन हम लोग क्या मानते हैं कैपिटल एम मानते हैं। लेंथ है, लेंथ को हम लोग ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं मीटर, मीटर को क्या बोलते हो कैपिटल एल बोलते हो। टाइम का डायमेंशन क्या होता है यूनिट होती है सेकंड, लेकिन इसको डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखते हो टी की फॉर्म में लिखते हो। वहीं टेम्परेचर इसको केल्विन और थीटा की, मोस्टली इन्हीं का यूज होता है, इस वजह से हम इन 4-5 का यूज करते हैं। समझ पा रहे बात को? तो ये तुम्हारे पास अगर मीटर भी दे दिया तब भी तुम क्या लिखोगे एल लिखोगे। अब इसकी पावर कैसे, अभी तुम पीछे पढ़ के आए थे ना एरिया, एरिया क्या निकला था, एरिया तुम्हारे पास क्या निकला था मीटर स्क्वायर निकला था, तो एम क्या होता है एल और एक 2, इसी तरीके से लिख देना तुम्हारे पास में क्या कहलाता है डायमेंशन कहलाता है। ये पावर रेस्ट करके किसी भी यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन पर पावर रेस्ट करके लिख देना ही तुम्हारे पास में क्या कहलाता है डायमेंशंस कहलाता है। अब इसको और अच्छे से लिख दो ना, जैसे m0 l2 t0, लो प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया। आप जानते हो m की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा 1, t की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा 1, और l2 तो है ही। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी तो हम लोग क्या करते हैं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं तुम्हारे पास में सिंपल से सिंपल फॉर्मूला, पहला एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो आप जानते हो लेंथ को किसमें मेजर करते हो डिस्टेंस में, तो ये भी तुम्हारे पास में एक तरीके से क्या है लेंथ है, ऐसे भी कर सकते हो ऐसा यूनिट से भी, ये भी तुम्हारे पास में एक तरीके से क्या है लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल इंटू एल, तो एरिया का डायमेंशन तुम्हारे पास में क्या हो गया L2, या तो ऐसे लिख दो या इसको कैसे लिख दो m0 l2 t0। बोलो सर समझ पा रहे हो इस बात को? क्योंकि हाँ सर इतनी बात समझ में आ रही है हम लोगों को। अगर मैं बात करूँ आपके पास में वॉल्यूम का क्या होता है, मोस्टली जो सीखने वाले होते हैं उनको सीख लेना, एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है हाइट होता है। अब इसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर, इसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर, और इसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर। तो देखो मीटर का डायमेंशन क्या होता है एल, मीटर का डायमेंशन क्या होता है एल, एल एल और एल, एल की पावर 3। और हाँ बेटा इसको किस में लिखना होता है आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, किसके अंदर लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। m0 l3 आपके पास में क्या देखने को मिलेगा t0 देखने को मिलेगा। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में जा रही होगी। ठीक है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो आप लोग, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हो मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है कैपिटल M, वॉल्यूम क्या होता है अभी पढ़ के आ रहे हो L3। तो बेटा इसको सिस्टम के साथ में लिखना पड़ेगा ना, ऊपर के लेकर के जाना पड़ेगा। तो m l को जब ऊपर लेकर के जाओगे क्या होता है -3, तो इसको क्या लिख सकते हो m l -3 t0। आपके पास में क्या हो गया इसका डायमेंशन हो गया डेंसिटी का, आपके पास में किसका डायमेंशन हो गया डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। अगला देखो आप लोग डिस्टेंस है, जैसे मैंने कहा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हो सर डिस्टेंस एक तरीके से क्या लेंथ ही तो है, और डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हो मीटर में, और मीटर का डायमेंशन क्या देखने को मिलता है l, तो इसका डायमेंशन तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा m0 l t0 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बोलोगे ये भी तो एल ही होता है, जो कि क्या हो जाएगा m0 l t0 हो जाएगा। ये आपके पास में किसका डायमेंशन हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। अगर मेरे पास एक और फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड, यानी क्या लिखोगे मीटर को l और टाइम t, इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन LT-1। इसका डायमेंशन क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को LT-1। आप लोग इनको नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से। ओके ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास में किसका हो गया स्पीड का हो गया यहाँ तक। ओके अब स्पीड के बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर
इधर देखो, स्पीड के बाद मान लो आप लोग वेलोसिटी की बात करते हो, किसकी बात करते हो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी तो यही फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या देखने को मिलता है, एल, और ये क्या होता है, टी। तो ये भी आपके पास में क्या होगा, एल टी माइनस का वन होगा। इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आगे देखो, आपके पास में आगे क्या देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन, देख रहे हो क्या हो गया कि वो वीडियो ही बंद हो गई, तो यहाँ तक उस वीडियो में दिख रहा होगा, तो ये पूरा कर दिया था हमने सॉल्व, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, हम आगे कर देते हैं जहाँ तक उसमें हो गया। उसके बाद देखो, तो अगला फॉर्मूला आता है आपके पास में क्या, एक्सेलरेशन का। अगला फॉर्मूला आपके पास में क्या आता है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखने को मिलता है आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखने को मिलता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब मेरे को एक बात बताना, वेलोसिटी का पीछे पढ़ के आ रहे हो, क्या पढ़ के आ रहे हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये पढ़ के आ रहे हो आप लोग, एल टी माइनस वन। क्या पढ़ के आ रहे हो, एल टी माइनस वन पढ़ करके आ रहे हो। तो देखोगे इसको क्या लिखोगे, एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या होता है, टी। तो अगर इसको मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ तो एल टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन हो जाएगा। एल टी माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एल टी माइनस का टू लिख सकता हूँ। ये आपके पास में किसका, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप आगे देखो अगला, तो आप क्या देखोगे कि फोर्स का डायमेंशनल क्या बनेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होगा, मास का होता है एम, और इसका क्या होता है, एल टी माइनस का टू। तो इसका फोर्स का क्या बन गया, एम एल टी माइनस का टू बन गया। ओके, उसके बाद अगर 10 पॉइंट पर देखो, तो जैसे मोमेंटम बोलूँगा, मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम का क्या होगा। तो मोमेंटम का क्या बोलोगे आप लोग, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है आपके पास में, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास होता है कैपिटल एम, और वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। क्या होता है, एल टी माइनस का वन। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एम एल टी माइनस का वन हो गया। ये आपके पास में क्या हो गया, एम एल टी माइनस का वन हो गया। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम आपके पास में यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आगे देखो कि एल टी मोमेंटम का कंप्लीट होने के बाद में हम बात करते हैं वर्क और एनर्जी का क्या होगा, वर्क और एनर्जी का क्या होगा। तो आप सब बच्चे जानते होंगे कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस का टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल। तो वर्क और एनर्जी का क्या होता है आपके पास में, एम एल टू टी माइनस टू। और आप इसको किस में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। सर आप इसको किस में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशन क्या बनेगा। तो जैसा आप जानते हो, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस का टू, एम एल टू टी माइनस का टू, और एरिया एल टू, एम एल टू टी माइनस का टू, और एरिया प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। और एरिया क्या होता है आपके पास में, एल टू, ओ सॉरी ये तो वर्क का हो गया ना। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस का टू, और एरिया क्या होता है आपके पास में, एल टू। जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो एम एल टी माइनस का टू इंटू एल माइनस का टू। तो आप यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, एम एल माइनस का वन टी माइनस का टू। ये आपके पास में किसका होगा, प्रेशर का हो जाएगा। अगर आप क्या देखो, वर्क का देखो, पावर का देखो, पावर का, तो पावर का फॉर्मूला क्या देखने को मिलता है, वर्क अपॉन टाइम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या होता है, एम एल टू टी माइनस का टू, और टाइम क्या होता है, टी। तो इसको जब ऊपर पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू इंटू टी माइनस का वन। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, एम एल टू टी माइनस का थ्री। ये आपके पास में किसका डायमेंशन हो गया, पावर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे हम एक फॉर्मूला होता है आपके पास में एंगल का। तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है आपके पास में आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी एक तरीके से क्या तुम्हारे पास लेंथ है, मीटर में मेजर की जाती है। तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एल, और रेडियस भी क्या होता है, एल। तो इस एल से एल ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एम जीरो एल जीरो, और आपके पास में क्या होगा, टी जीरो। अब देख पा रहे हो यहाँ पर तो सब जीरो जीरो की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलोगे, ये आपके पास में कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये आपके पास में कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। कैसा देखने को मिलेगा, डायमेंशन लेस देखने को मिलेगा। जैसे ये डायमेंशन लेस है ना, एक और भी होता है आपके पास में, जिसको बोला जाता है आपके क्या, स्ट्रेन बोलते हो। क्या बोलते हो, स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या होता है फॉर्मूला, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। आप इसको नोट करते हुए चलना, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। मतलब एल अपॉन क्या देखने को मिलता है, एल। ये तो इससे कट गया, तो क्या बचा इसका डायमेंशन, एम जीरो एल जीरो और टी जीरो क्या होगा आपके पास में, इसका डायमेंशन होगा। ओके, अगर मैं अगले की बात करूँ आपके पास में, तो एक टर्म आती है आपके पास में फॉर्मूला, जिसको बोला जाता है इम्पल्स। क्या बोला जाता है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। यानी जो आपके पास में मोमेंटम का होता है ना, उसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, इम्पल्स बोलते हो। और इम्पल्स कोई वो नहीं है, डेल्टा पी को, चेंज इन मोमेंटम को आप लोग क्या बोलते हो, इम्पल्स बोलते हो। तो एम फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और टाइम क्या होता है, टी। तो आपके पास में क्या होगा देखने को मिलेगा, इसका एम एल टू टी माइनस का टू आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, इम्पल्स का देखने को मिलेगा। देखो मोमेंटम का भी यही होगा, मोमेंटम का भी यही होगा, मोमेंटम का भी यही होगा।
MLT माइनस वन, MLT माइनस टू, सॉरी T-2, ये T-1 होगा ना यहाँ पे, 2 नहीं हटेगा। तो इम्पल्स बराबर क्या होगा, MLT माइनस टू इंटू टी की पावर कितनी 1, बेस सेम होने पर क्या हो जाएगा T-। तो ये क्या देखने को मिलेगा, MLT माइनस का 1 देखने को मिलेगा। ओके, आगे देखो, अगर मैं बोलूँ कि एक डायमेंशन बताइए मेरे को, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखोगे करंट इंटू टाइम होता है, करंट इंटू टाइम होता है। तो आप देखो करंट क्या होता है A और टाइम क्या होता है T, तो इसका डायमेंशन क्या देखने को मिला आपके पास में, AT देखने को मिला। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास में AT होता है। ओके, AT नंबर देखिए आप लोग, जैसे मैं बोलूँ कि पोटेंशियल का क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपके पास में V बराबर वर्क अपॉन चार्ज, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का क्या होता है ML2T-2 और ये होता है AT। अब इसको अगर ऊपर पहुंचाओगे तो क्या देखोगे, ML2T-2 इंटू A माइनस का 1 और T माइनस का 1। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ML2T-3 A माइनस का 1 आपके पास में पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर तो चलिए आगे देखिए, आगे आपके पास में आता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास में चार्ज अपॉन, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास में चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ओके, क्या देखने को मिलता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है आपके पास में AT। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में AT, और पोटेंशियल का भी निकाल के आयो ML2T-3 और A माइनस का 1। इसको जब ऊपर लेकर के जाओगे क्या हो जाएगा, M माइनस का 1, L माइनस का 2, T का +3, A का +2 और ये क्या दिया हुआ है, AT पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, M माइनस का 1, L माइनस का 2, T की पावर 4 और A2। देखो ये गड़बड़ हो गया, एक A प्लस का 1 है तो ये भी प्लस का 1 होता है। ओके, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा आपके पास में कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला M-1, L-2, T की पावर 4 और A2। चलो इस तरीके से सारे फॉर्मूलेस तुम्हारे पास में क्या हो जाएंगे, आपकी बुक में होंगे और वहाँ से भी कर लोगे और इस तरीके से भी कर लोगे। अब जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² करके है, और मैं तुमसे बोलूँ कि ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, क्या होगा आपके पास में। तो इस तरीके से आप इस डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करोगे, ε0 को इधर लिख लोगे और 1/4πf Q1 इंटू Q2 अपॉन R² कर लोगे। तो इसको सबकी वैल्यूज रख दोगे और आपके पास निकल करके आ जाएगा। तो आज तो हम यही डायमेंशनल फॉर्मूला इस तक ही सीखते हैं, और उसके बाद में जो हम अगली वीडियोस आएगी उसमें आपके लिए सारे न्यूमेरिकल्स जो भी चैप्टर 1 से रिलेटेड है, जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। इसके बाद तुम्हारे पास में एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एरर करके रह जाता है। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसके हम लोग क्या बना देंगे, अगली वीडियो बना देंगे। तो इसमें जितना भी है उसको आप लोग अच्छे से कर लोगे तो ये आपके लिए बोर्ड के पर्पज से क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी इसमें बेसिक टू एडवांस हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे जिससे आपको फायदा होगा। और अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो तो सबलगढ़ सेंटर नंबर 4 में हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, और जोश और एनर्जी को बरकरार रख करके काम करते रहिए, सब काम अच्छा होगा। और हाँ, वीडियो देखते हो तो इसको क्या कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों के बीच में, जो और भी लोग क्या हो जाएंगे, पढ़ लेंगे। थैंक यू आप सभी का।